तो हम लोगों ने अभी लास्ट वाली क्लास में सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से आप लोग जो है अपने अपने क्वेश्चन जो चाहें जहां से चाहें जैसे चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन सी है। इसमें तो कोई दो ही क्वेश्चन करने हैं। तो स्ट्रेटेजी ये कहती है जिनकी प्रोग्रामिंग वीक है, ध्यान देना, जिनकी प्रोग्रामिंग वीक है, 10th लेवल में उन्होंने पढ़ा नहीं ढंग से या चांस नहीं मिल पाया उनको, तो उनको तो इनहेरिटेंस और स्टैक क्यू के दोनों क्वेश्चन है ना, तो दोनों में से स्टैक क्यू को चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टैक क्यू का ही क्वेश्चन आपका फिक्स है, आता ही आता है। इनहेरिटेंस को अगर चूज करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो स्टैक क्यू ही चूज कर लीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो कंपलसरी है, आप मान के चलिए कि ट्री वाला ही करना है, जिसमें लिंक लिस्ट का एक छोटा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और बाकी ट्री का 2 नंबर का 5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। लेकिन जिनकी प्रोग्रामिंग सही है तो वो तीनों में से कोई भी चूज कर ले, क्योंकि इनहेरिटेंस भी आसान है और स्टैक क्यूज तो फिक्स ही है और लिंक लिस्ट में कुछ ऐसा है नहीं, बस हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्टली आ जाएगा या ऐसा कुछ। देखिए नॉर्मली मैंने बताया था कि स्टैक क्यू के दोनों में से कोई एक आता है, तो आप नॉर्मली देखा जाए तो क्यू ही पूछा जाता है और बीच बीच में कभी कभार स्टैक। तो मान लीजिए अब पिछले साल की बात करें तो आपका सेमेस्टर 2 में स्टैक आया था, तो उसके हिसाब से क्यू आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्यू आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर की बात करें तो स्पेसिमेन पेपर में स्टैक दिया गया है, तो यानी कि हम स्टैक का भी ओवरव्यू लेकर ही आगे चले तो ज्यादा बेटर है। यानी स्टैक को भी हम लेके ही चले, क्योंकि अगर हमें ये अटेम्प्ट करना है तो स्टैक क्यू दोनों आने चाहिए। फिर उसके बाद अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो स्टैक हो चाहे क्यू हो, एरे के थ्रू ही आपको करने को कहा जाता है। तो अब एरे में जब आओगे तो एरे इंटीजर का एरे हो सकता है, यानी स्टैक क्यू का क्वेश्चन नंबर में इंटीजर का एरे लेकर कर सकते हैं, या कैरेक्टर एरे लेकर कर सकते हैं, या स्ट्रिंग एरे। तो उम्मीद ये रखो कि इंटीजर और स्ट्रिंग एरे का लेकर आपका ये स्टैक क्यू का क्वेश्चन आना है, कैरेक्टर का नहीं आना है। लेकिन मैंने यहां पर कैरेक्टर का बना के दिया कि एक साल ऐसा हुआ है कि कैरेक्टर का आ चुका है, तो अगर कैरेक्टर का ही आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैरेक्टर साथ कैसे वर्किंग करें, तो इसलिए मैंने कैरेक्टर ले लिया। और बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम बनाने ही नहीं है, उसके हिसाब से चलना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, पहचान क्या थी कि आपका एक एरे दिया होगा, तो ये कैरेक्टर एरे है, उसका एक साइज दिया गया है, और यहाँ पे फ्रंट रेयर या स्टार्ट एंड इस तरीके से कुछ मिल जाए, जान जाओ कि ये क्यू है, चाहे क्यू नाम लिखा हो या ना लिखा हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टैक का प्रोग्राम होगा तो एक एरे होता है, एक उसका साइज होता है, एक टॉप नाम का वेरिएबल होता है, तो टॉप की जगह पे कोई भी नाम ले लें, यानी कि ओवरऑल 3 वेरिएबल होते हैं। और क्यू में आपके 4 वेरिएबल होंगे, एक एरे होगा, एक साइज होगा और 2 आपका फ्रंट और रेयर के लिए वेरिएबल लिए जाएंगे। तो 4 वेरिएबल हैं तो क्यू है, और अगर 3 वेरिएबल है तो स्टैक है। क्योंकि कई बार कंफ्यूज किया जाता है, नाम स्टैक रख दिया लेकिन उसमें प्रोग्राम क्यू का दिया, या नाम क्यू रख दिया उसमें प्रोग्राम स्टैक का दे दिया, ऐसे भी करते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। फिर यहाँ पे बच्चों ये पूरा प्रोग्राम क्योंकि पहले आता था 10 नंबर में तो पूरा करना होता था, अब तो यहाँ पे कह दिया गया कि आप जो है मान लो स्पेसिफाई द होल्डर क्लास, होल्डर क्या, मैंने यहाँ पे नाम बदल दिया है, मैं इसको सही कर दूं, मैंने ये कैर एरे है। हाँ, तो इसमें जो है सिर्फ कोई 2 ही फंक्शन बनाने के लिए आते हैं। पूरा प्रोग्राम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये डिटेल दी है इसमें, ऐड कैर नाम का फंक्शन बनाना है और रिमूव कैर नाम का फंक्शन बनाना है। और फिर नीचे साफ साफ लिख दिया गया कि एज्यूम कर लो कि अदर फंक्शन हैज बीन डिफाइंड, यानी बाकी सब बना हुआ है, और मेन फंक्शन एल्गोरिथम को बनाने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया कि इसको पहचानो इस प्रोग्राम में कराया क्या जा रहा है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेंगे, ये ये पूरा प्रोग्राम जैसे लिखा है ना, तो ये पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो हम
ब्लूजे पे बना सकते थे। अब हमें पूरा प्रोग्राम बनाना ही नहीं है, इसका मतलब ब्लूजे यूज करना नहीं है। आपका फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन में ये ऐड कैर और कैर वी लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 10, इसमें आपको सीधे बस आंसर डालकर लिख देना वॉइड ऐड कैर, क्योंकि प्रोग्राम नहीं बनाना है। और इसमें दिया है आपका कैर कैर वी, ये दिया गया है। अब आपको याद होना चाहिए फंडामेंटल कि क्यू में वैल्यू स्टोर कराने का काम रेयर करता है, वैल्यू इंसर्ट कराने का काम रेयर करता है, और वैल्यू डिलीट कराने का काम फ्रंट करता है। यानी कि हम रेयर को लेकर चलेंगे, और रेयर नाम का ही वेरिएबल है। तो हम लोग यहां चेक कर लेंगे, इफ जो आपका रेयर है, रेयर इज इक्वल टू हमें जब नंबर इंसर्ट कर रहे होते हैं या कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमें ओवरफ्लो चेक करना होता है, तो वो साइज -1 के बराबर होता है। तो आपका एरे का नाम क्या है, एक बार देख लीजिए। एरे का नाम आपका CH नाम का एरे है। तो यहाँ पे CH वैसे साइज तो उसमें निकाला ही गया होगा, तो किसमें निकाला गया होगा, कैप में। तो कैप के पास साइज होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैप यूज कीजिए, वरना मैं लेंथ यूज करने वाला था। कैप -1, ये कंडीशन लिखनी होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ओवरफ्लो, यानी कि जो क्यू है वो ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो। फिर एल्स, एल्स में आपका सीधे इंसर्ट कराना है। तो कैरेक्टर कहां भेजा गया, वी में भेजा गया, और रेयर को पता होगा कि वो 0 पे है, इनिशियलाइज, क्योंकि 0 पे कह दिया गया ना कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना है। ये मैं पढ़ के दिखा दूं आपको। यहाँ पे कहा गया कि इनिशियलाइज कैप इज इक्वल टू एन, यानी एन में जो भी साइज भेजा गया वो कैप में चला जाएगा, और फ्रंट और रेयर को 0 बना देना है। तो आप मानो कि 0 पे है, तो सीधे सीधे यहाँ पर CH ऑफ रेयर प्लस प्लस, रेयर प्लस प्लस ऐसे कर देना है, इज इक्वल टू वी। हो गया, तो कर दीजिए बंद। इतना आपका पार्ट लिखना है ऐड कैर का। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है आपका ये ऐड कैर हो गया। यहाँ कैरेक्टर रिटर्न करना है, रिमूव कैर दूसरा पार्ट है। और इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए नंबर उसमें है ही नहीं तो -999,999 करके रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रिटर्न करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। और यही अगर मैंने अलग से एक प्रोग्राम खोल रखा है, यही अगर नंबर में आया होता तो नंबर में इसको इस तरीके से लिखा जाता। वो फाइल वहीं पे था। ये देखो न्यूमेरिक फॉर्म में यही प्रोग्राम सेम नंबर में है, कि इन्होंने यहाँ पे कह रखा है, ये क्यू का ही प्रोग्राम है कि क्यू नाम का एक एरे है ये, और ये साइज है, ये फ्रंट है, ये रेयर है, और फ्रंट रेयर को 0 इनिशियलाइज कर देना है। और यहाँ पे ऐड वी लिखा है नंबर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पे डिलीट नाम का फंक्शन है, और -999 रिटर्न करना है।
डिस्प्ले, और साथ में इन्होंने कह दिया है कि सिर्फ एज्यूम कर लो सब बना है, सिर्फ ऐड और डिलीट वाला फंक्शन बनाना है। तो उसके हिसाब से बस देखो ऐसे सॉल्व करना होता है कि आपने ये ऐड वाला पोर्शन बना दिया। मैं दिखाई दे रहा हूँ एक बार नंबर का, जो थोड़ा सा दोबारा देखना हो तो आप देख सकते हैं कि अगर न्यूमेरिक आता तो बस इतना लिखना होता। देखो ऊपर कुछ नहीं, सीधे आंसर डाल के लिखना चालू। यहाँ पे हमारे पास इफ रेयर इज इक्वल टू यहाँ पे कैप है हमारे पास, तो मैंने कैप यूज कर दिया, कैप -1 तो ओवरफ्लो हो जाए, नहीं तो एल्स में आओ रेयर प्लस प्लस कर दो, वी में जो नंबर था वो ऐड कर दिया, मैंने कैरेक्टर ऐड कर दिया। सेम एज डिलीट में फ्रंट अगर 0 है तो अंडरफ्लो कर दो, और यहाँ पे -999 ये रिपीट कर दो, और एल्स में रिटर्न कर दो फ्रंट माइनस माइनस को। तो यही वाला कोड आपको बस कन्वर्ट कर देना है। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि नंबर और कैर का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। मैं यहाँ पे देखिए INT फंक्शन का नाम है हमारा रिमूव कैर। रिमूव कैर इसको स्टार्ट किया। अब डिलीट कौन कराता है? फ्रंट कराता है। तो आप यहाँ लिख दो इफ जो फ्रंट है, वेरिएबल का नाम सेम लेना जो उसमें लिखे हों। हम जैसे हमने फ्रंट और रेयर लिया इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ पे ओवरफ्लो लिख दीजिए, या जैसा भी उन्होंने मैसेज दिया है। तो ये अंडरफ्लो, अंडरफ्लो ऐसे, और एल्स, और यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न में अच्छा हाँ, एक चीज और थी उसमें कि -99 वाला भी चक्कर है। अगर नंबर ना मिले या कैरेक्टर ना मिले तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लो ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ठीक। इसका कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है। और अगर ये 0 फ्रंट के बराबर है तो ये आपका अंडर फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न -999, जितने भी 9 है उतने रिटर्न कर दो, और फिर इसको बंद कर देंगे। एल्स में रिटर्न, और आपका यहाँ पर CH नाम का है एरे, तो CH, और इसमें फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट प्लस प्लस, क्योंकि फ्रंट 0 पे तो है ही, तो पहले 0 वाला रिटर्न हो जाए, उसके बाद प्लस प्लस होके 1 हो जाए, और फिर सेमीकोलन लगा दो, और फिर ये आपका फंक्शन क्लोज। तो बच्चों इतना ही बनाना है, 5 नंबर में आपको इतना ही बनाना है। तो यही कोड आपको हर प्रोग्राम से, जैसे कि आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रोग्राम देखते हो जो मैंने फाइल वगैरह दी, उसमें पूरा बनाना होता था, सारा लिंक हमने समझाया है, या मैंने क्लास में पढ़ाते समय पूरा बना के ही समझाया, लेकिन लिखना सिर्फ इतना ही होता है। अब यहाँ पे इसको चलाना ना चलाना से कोई मतलब नहीं, ये फिक्स क्वेश्चन है। बस आप चाहें तो मैं इसको हल्का फुल्का चला दूं, वरना मैं चाहता हूँ आज के उसमें ये पूरा हो जाए कि आपने यहाँ पे कैरेक्टर भेजा, और मान लीजिए 4 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो कैपेसिटी के पास 4 होगा, तो 4 - 1 यानी 3। तो यहाँ पे रेयर क्या है? 0 है, 0 3 के बराबर है नहीं है, तो आप एल्स में आओगे। और पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो पोस्ट का मतलब अभी तुरंत चेंज नहीं करेगा। पहले रेयर क्या है? 0 है, तो 0 पे जो कैरेक्टर आया था वो स्टोर कर दिया, उसके रेयर प्लस प्लस होकर 1 हो गया, ऐसे चलेगा ये। फिर दोबारा कैरेक्टर भेज दिया अगर, तो आप क्योंकि 1 हो चुका है तो 1 3 के अभी भी बराबर नहीं है, तो फिर आप एल्स में आए, पहले 1 वाले बॉक्स पे कैरेक्टर स्टोर कर दीजिए, और फिर 1 प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। इस तरीके से स्टोर हो रहा है। अब मान लीजिए 4 कैरेक्टर स्टोर है, तो 4 में 0 से 1 2 3 3 तक आपका सबसे ऊपर वाला कैरेक्टर होगा, तो इसका मतलब फ्रंट 0 पे होगा और रेयर आपका 3 पे होगा। अब यहाँ पे आए, सबसे पहले फ्रंट चेक किया 0 पे है, फ्रंट 0 पे होगा और रेयर आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि फ्रंट 0 पे अगर हम यहाँ पे उन्होंने कहा था इनिशियलाइज 0 पे करो, तो अगर हमारा फ्रंट 0 पे है तो ये कंडीशन पहली बार में ही ट्रू हो जाएगी, हमारा रिटर्न ही नहीं हो पाएगा। फ्रंट ही डिलीट करता है, तो फ्रंट हम लोग यहाँ पे -1 चेक करा लें तो ज्यादा अच्छा है। 0 चेक कराने से वो पहली बार में ही गड़बड़ कर जाएगा। अच्छा हुआ हमने चला लिया।
ये इस तरीके से है। एक और कोड देख लेते हैं, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें भी ऐसे किया, यानी उन्होंने भी गलत की लिखा होगा फिर। अब बस इतना ही रिटर्न कर दिया इन्होंने और कुछ किया ही नहीं, फ्रंट माइनस माइनस कर दिया और फ्रंट 0 है तो अंडरफ्लो कर दिया। इसमें हम लोग जो मैंने आपको बताया था वो एक कंडीशन बताई थी यहाँ पर एक्स्ट्रा में, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ जो मैंने बताया था उसके हिसाब से। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे जब फ्रंट डिलीट करना चालू करेगा तो अब यहाँ पे देखो, अगर वो -1 है तब तो ओवरफ्लो ये समथिंग करे, नहीं तो वो एल्स में जाए। और अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हम करा देते हैं, प्री इंक्रीमेंट में चल जाएगा क्योंकि अब 0 पे होना चाहिए कैरेक्टर को, फ्रंट को। ओके, ठीक है, इतना ही बने रखा। देखो जैसे कि हमारा रियल में फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे है और -1 पे यानी अंडरफ्लो हो जाता है। तो 0 -1 से मैच नहीं किया तो आप इधर आए एल्स में और 0 वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर था उसको रिटर्न कर दिया आपने, और फिर ये प्लस प्लस होके 1 हो गया, यानी कि 1 हो गया, इसका मतलब 0 वाला कैरेक्टर डिलीट हो गया। फिर दोबारा ऊपर गए, अब फ्रंट -1 है नहीं है तो फिर एल्स में आए और आपका, क्योंकि अब इसमें फ्रंट 1 पे था तो 1 वाला कैरेक्टर रिटर्न हो गया और उसके बाद फ्रंट प्लस प्लस होकर 2 हो गया। तो ये आपका चलता रहेगा और सारे कैरेक्टर रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन ट्रू कब होगी, उसके लिए एक कंडीशन हम यहां पर बढ़ाना चाह रहे हैं। देखो कौन सी, कि -1 हम करा दे थोड़ा सा उसको। क्योंकि जब डिलीशन करते हैं तो फ्रंट वहीं तक डिलीट कर सकता है जहां पर रेयर है, तो रेयर से एक बार मैच करा दीजिए। आप यहाँ पे एल्स में आइए, एल्स, और एल्स के अंदर आप चेक कर लीजिए इफ जो फ्रंट है, फ्रंट अगर बराबर है हो गया है रेयर के, डिलीट करते करते रेयर तक पहुंच गया है अगर, तो आप यहाँ पे फ्रंट और रेयर को, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1 कर दीजिए, फ्रंट रेयर को -1 कर दीजिए। यानी कि अगर फ्रंट डिलीट करते करते रेयर तक पहुंच गया, इसका मतलब सारे कैरेक्टर डिलीट हो चुके हैं, तो अब फ्रंट रेयर को वहां पे आगे के इंडेक्स नंबर पर रहने का कोई मतलब नहीं, तो उसको हमें कहां पहुंचा देना चाहिए, उसको हमें -1 पे पहुंचा देना चाहिए। अब इसके एल्स में ये काम होगा। ये आपका पोर्शन इसके एल्स में आ जाएगा। एल्स में अगर वो रेयर के बराबर नहीं है तो एल्स में आए और वो फ्रंट वाला कैरेक्टर रिटर्न हो जाए यहां से, इसका मतलब वो रिमूव हो गया। ये वाला आपका सही कोड है। उसके बाद एल्स क्लोज कर दिया और फंक्शन क्लोज कर दिया। तो बच्चों आपने देख लिया, मैं अभी आपने तो एक और एल्स यूज किया है। ये देखो, म्यूट करो। ये आपका इफ है, ये आपका एल्स है। उस एल्स के अंदर इफ एल्स एक और लगा है और कुछ नहीं है, कि जब आपका फ्रंट -1 के बराबर नहीं है तो आप एल्स में आओगे, एल्स में आओगे और चेक करोगे फ्रंट का रेयर के बराबर है, तो फ्रंट रेयर के बराबर ही नहीं, क्योंकि रेयर तो आगे है और फ्रंट 0 पे है, तो इसका मतलब इसके एल्स में आओगे और 0 वाले बॉक्स पे जो भी कैरेक्टर था उसको यहां से रिमूव कर दोगे, बस। तो ये चलता रहेगा और जब आपका फ्रंट रेयर बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब सारे कैरेक्टर रिमूव हो गए, तो उस समय आप यहां पर -1 रिटर्न कर दीजिए। और यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न -1 कर दीजिए, क्योंकि इसमें रिटर्न करा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने ऊपर भेज ही दिया है। चलो ये भी कोड सही है। तो इतना ही आपको करना है और बहुत सारे प्रोग्राम मैंने उस फाइल में दे रखे हैं, आप उसको देखिए, स्टडी कीजिए। अभी जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप डिस्कस कीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान होता है, फिक्स क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो ये आपका इनहेरिटेंस का आता है, तो बेस क्लास तो बनानी नहीं, बस तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि बेस क्लास में ऐसा क्या दिया गया है कि जो सब क्लास में यूज करना है।
देखिए क्लास का नाम मीटर है, बेस क्लास का मीटर नंबर है, मीटर नंबर है एक लॉन्ग टाइप का, और नेम है जो कस्टमर का नाम होगा, और एम चार्ज यानी मीटर चार्ज यानी मीटर रेंटल चार्ज, और पी रीड का मतलब प्रीवियस रीडिंग यानी पिछले मंथ में रीडिंग क्या थी, ये इतने वेरिएबल इसमें दिए गए, और ये आपके ग्लोबल वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीड नेम, नेम को खाली इनपुट कराया जा रहा है, ये अलग से नेम को इनपुट कराया जा रहा है, और इसमें कोई फंक्शन है ही नहीं। फिर दूसरा देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का दूसरी क्लास है, यही हम लोगों को बनानी है, और यहाँ पे सी रीड का मतलब करंट रीडिंग, इस समय प्रीवियस रीडिंग पिछली क्लास में है और करंट रीडिंग इस क्लास में है, तो प्रीवियस रीडिंग करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस कर दोगे तो यूनिट निकल आएंगी, ये यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यूनिट निकल आएंगी आपकी। और यहाँ पे रेट आपको बताना पड़ेगा कितने रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होनी है, क्या रेट चल रहा है, जो नीचे कुछ दिया गया होगा। फिर उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो चार्ज है आपका एक तरीके से बिल, जो टोटल बिल है। और यहाँ पे भी देखिए ये करंट रीडिंग खाली भेजी गई है, लेकिन आजकल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर डॉट डॉट लिख देते हैं। यहाँ पे ये मैंने बहुत काफी पीछे ईयर्स में जाकर ये क्वेश्चन उठाया है, जब C++ चलती थी, है ना। तो ये ऐसे होगा बच्चों, यदि कि यहाँ पे आपको बेस क्लास के लिए कौन सी वैल्यू मंगवानी है और सब क्लास के लिए कौन कौन सी वैल्यू मंगवानी है, दोनों यहाँ पे वेरिएबल आपके डिक्लेयर होने चाहिए। और रेट यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 3.50 असाइन कर दो रेट, ये फिक्स रेट है। और उसके बाद कैलकुलेट में यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया गया है, ये फॉर्मूले लगेंगे, और डिस्प्ले बिल में डिस्प्ले बिल, और ये प्रिंटिंग ऐसे होनी है ये बता दिया है। और उसके बाद कहा गया एज्यूम दैट सुपर क्लास मीटर हैज बीन डिफाइंड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, स्पेसिफाई द क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल और कंस्ट्रक्टर, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाया जाएगा, यहां से चलते हैं, हमें सब क्लास से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्लास इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसा भी दिया है वैसे दे दीजिएगा, ठीक। मैं अंदाजे में यहाँ लिख ले रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब इसके जो भी वेरिएबल हैं रेट है डबल टाइप का, यूनिट है लॉन्ग में, एएमटी है, बस। अब यहाँ पे हमें बेस क्लास को इनहेरिट कराना है, तो यहाँ पे एक्सटेंड लिख दीजिए, एक्सटेंड्स, और बेस क्लास का नाम हमारा क्या है, मीटर, बेस क्लास का नाम मीटर है। मीटर, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन कौन से वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल यहाँ के हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको। रेट है, यूनिट है, और करंट रीड है। तो करंट रीड आईएनटी टाइप का है, सी रीड, और डबल में रेट है, और आपका यूनिट है, ये लॉन्ग में है। ये भी लिखा था मैंने, देख लिया है, ये भी लॉन्ग में ही है करंट रीडिंग, ये भी लॉन्ग में, क्योंकि रीडिंग काफी बड़ी बड़ी भी होती है इसलिए दे दिया गया होगा। तो ये क्या है, यूनिट। उसके बाद जो है आपका अमाउंट डबल में रहेगा, AMT या अमाउंट क्या लिया है,
AMT लिया है, डबल में रहेगा। ये सारे वेरिएबल हो गए। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अगर आपने क्लासेस पुरानी वाली देख रखी हैं तो आपको याद आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास के वेरिएबल और सब क्लास के वेरिएबल, तो पहले देख लीजिए बेस क्लास के वेरिएबल कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू यहां पर मंगवानी होती है, क्योंकि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहीं से कॉल होता है। तो ये पैरामीटर में जो भी दिया है यही सब चाहिए आपको, लॉन्ग M डबल CH और लॉन्ग P, लॉन्ग M डबल CH, इसीलिए डॉट डॉट दे दिया जाता है, CH और लॉन्ग P। ये तो बेस क्लास का हो गया, अभी बंद नहीं होगा ब्रैकेट। अब सब क्लास के लिए भी कुछ वैल्यू चाहिए होगी, तो सब क्लास का देख लो क्या क्या वैल्यू चाहिए। देखो रेट तो उन्होंने फिक्स दे दिया है, इसका मतलब इसको मंगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स दे दिया गया। और यूनिट कैसे निकलेगी, तो करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस कर दो तो यूनिट निकलेगी, यानी ये तो फॉर्मूले से आ जाएगा, इसको भी भिजवाने की जरूरत नहीं है। और अमाउंट फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या सिर्फ करंट रीडिंग आपको चाहिए जो कि वर्डमैन से आप यहां पर भेजोगे, सी रीड। ठीक है, तो सी रीड खाली यहां पे चाहिए। और ये लॉन्ग टाइप का रहेगा तो लॉन्ग CR कर देते हैं, CR करंट रीडिंग, बस इतना ही चाहिए। अब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करते थे, जल्दी से रिवाइज करो बच्चों, किसको याद है? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजने के लिए यहां कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखते थे? सुपर कीवर्ड। सुपर, सुपर से भेजा जाता था बच्चों, याद रखो, बहुत जरूरी है सुपर। और जो सीक्वेंस था M CH P, बस इसको भेज दिया ये। और यहां पे कमेंट लाइन डाल दी, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कॉलिंग ठीक है। और उसके बाद सब क्लास को खाली यहां पे करंट रीडिंग चाहिए, सी रीड, सी रीड इज इक्वल टू CR। और बाकी ये जो बचे हुए वेरिएबल हैं इनको चाहे तो 0 जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहे डाल दीजिए, और नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, छोड़िए, इतना ही काफी है। जो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर का काम है वो मैंने कर दिया, क्योंकि 0 डालना देखा जाए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है, तो वो तो अपने आप ही बनता है, चाहे आप बनाओ या ना बनाओ कंस्ट्रक्टर, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप जावा का कंपाइलर बना लेता है, इसलिए इतना ही आपको काफी है। उसके बाद अब यहाँ कैलकुलेट में टू फाइंड टोटल यूनिट कंज्यूम्ड, तो यानी कि यूनिट कितनी कंज्यूम है इसमें फॉर्मूला लगना है आपका। और रिटर्न बिल अमाउंट, ये डबल टाइप का है, डबल कैलकुलेशन, डबल कैलकुलेशन। अब सबसे पहले तो हमें यूनिट पता होनी चाहिए, तो यूनिट निकालने के लिए क्या, यूनिट इज इक्वल टू करेंट यूनिट यानी सी रीड माइनस प्रीवियस रीडिंग यानी पी रीड। देख लेते हैं एक बार, पी रीड ही नाम है ऊपर, जो ऊपर अब ये बेस क्लास के वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये देखिए पी रीड प्रेजेंट क्या प्रीवियस रीडिंग, तो पी रीड ही नाम है। और वेरिएबल का नाम अपर केस लोअर केस अगर है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये मान लीजिए ऐसा समझ लो कि मान लीजिए करंट रीडिंग इस समय 200 है, और प्रीवियस रीडिंग मान लीजिए आपकी यहाँ पर 101 प्रीवियस रीडिंग थी पिछले महीने में, तो 200 में से 101 माइनस कर देंगे तो 99 यूनिट निकल आएंगी। 99 यूनिट इस महीने में आपने खर्च किया, ऐसे एग्जांपल दे दिया मैंने बस। उसके बाद अब कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला देखो गिवन है पहले से ही, ये आपका
अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यूनिट इंटू रेट प्लस एम चार्ज। एम चार्ज मतलब मीटर चार्ज, तो एम चार्ज यहां पे कहां है, ये देखिए अमाउंट है और ऊपर आपका एम चार्ज, वो तो उसके पास भेजी गई है वैल्यू एम चार्ज। ये क्या है, स्टोर मीटर रेंटल चार्ज, मीटर रेंटल चार्ज, जो भी होगा मीटर रेंटल चार्ज उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये यहां पर भेज दिया गया सी एच के रूप में। अब हमें किस चीज की जरूरत है, हमने यूनिट तो निकाल ही ली है, अमाउंट में रिजल्ट चाहिए। हाँ, एक चीज ध्यान कर सकते थे, रेट में हमें यहां पर फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी थी 3.50, ये हमने नहीं लिखी, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही काम होगा। ये देखिए यहाँ पे एक ये और बढ़ाना था हमें, जो कि लिखा था हम ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ पे आप कर सकते हैं रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, और रेट आपका दिया है 3.50, 3.50 ये दिया है, ये आप और कर दीजिए, ठीक है। अब आप AMT इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए, AMT इज इक्वल टू, और यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट इंटू रेट, यूनिट तो यूनिट नाम से ही वेरिएबल का है, इंटू रेट तो रेट नाम से ही वेरिएबल है, यूनिट इंटू रेट प्लस एम चार्ज, प्लस, और एम चार्ज ग्लोबल वेरिएबल है, एम चार्ज नाम से ही एम चार्ज, ठीक है। और एम चार्ज बस हो गया, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसको रिटर्न करना है तो डबल वैल्यू है ये रिटर्न, और AMT को रिटर्न कर दीजिए AMT, उसके बाद इसको कर दीजिए बंद। फिर अब यहाँ पे डिस्प्ले बिल, डिस्प बिल नाम से फंक्शन है, तो यहाँ पे आप void डिस्प बिल, और क्योंकि उन्होंने टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराया है तो पहले आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। हेडिंग बनाने का तरीका सीख लीजिए, तो पहले हेडिंग आए उसके नीचे उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो हेडिंग में हमें क्या क्या चाहिए, मीटर नंबर चाहिए, तो यहाँ पे डबल कोट्स में मीटर नंबर दे दीजिए, फिर स्लैश टी से स्पेस आता है, उसके बाद नेम चाहिए तो यहाँ पर नेम दे दिया, फिर स्लैश टी, और आपको रेंटल चार्ज चाहिए, रेंटल चार्ज तो जैसा लिखा भैया लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, फिर स्लैश टी, रेंटल चार्ज के बाद में प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, और रेट पर यूनिट, और टोटल बिल। तो ये बहुत सारा लंबा है, तो अब हम यहाँ पे खाली रेट और बिल लिखे दे रहे हैं, बाकी आपका जैसे दिया गया होगा वैसे ही आप कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा हम शॉर्टकट मार रहे हैं। बिल हमें सिखाना है खाली आपको, ठीक है। तो ये हेडिंग बन गई। उसके बाद जो है अब रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो मीटर नंबर, मीटर नंबर किसके पास था आप ऊपर देख लीजिए, वेरिएबल मीटर नंबर के लिए कौन सा था, मीटर नंबर एम मीटर नम नाम से है, वेरिएबल का नाम मीटर नम है, तो यहाँ पे मीटर नम ये वेरिएबल का नाम हो गया, तो ये मीटर नंबर के नीचे नीचे मीटर नम आ जाएगा, फिर प्लस डबल कोट्स में स्लैश टी स्पेस देने के लिए, और कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम यहाँ पे देख लीजिए, ये नेम नाम से वेरिएबल है, नेम, नेम नाम से वेरिएबल है, फिर प्लस, अब रेंटल चार्ज, रेंटल चार्ज रेंटल चार्ज एम चार्ज नाम पर है, तो स्लैश टी लगा दीजिए प्लस एम चार्ज,
फिर प्लस स्लैश टी, और यहां पे अब आपको रेट चाहिए तो रेट का वेरिएबल रेट नाम से ही था, फिर प्लस स्लैश टी, और बिल आपका किस में आया था, अमाउंट AMT में आया था, AMT, और इसको बंद कर दीजिए भाई बच्चों, ऐसे बस प्रिंट कराया जाता है, और फिर इसको बंद कर दीजिए। ये हो गया, डिस्प्ले भी हो गया और कैलकुलेशन भी हो गई। उसके बाद अब देख लें, वर्ड में तो बनाने के लिए नहीं कहा है, सुपर क्लास एंड मेन फंक्शन नीड नॉट बी रिटन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहीं पे क्लास आपको बंद कर देनी है, यहां क्लास बंद कर दीजिए और लिख दीजिए एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ क्लास। अब क्योंकि ये मैंने बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन लिया है कि लाइट का बिल सब लोगों आप लोगों को देना ही होता है, तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करा दी है। यहाँ पे बच्चों कोई चीज पूछनी, बस इनहेरिटेंस वाला क्या देखना था कि आपने बेस क्लास को कैसे जोड़ा, तो यहाँ एक्सटेंड मीटर बेस क्लास को जोड़ दिया। फिर इनहेरिटेंस क्या देखना था कि बेस क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास के वेरिएबल जैसे लिखे थे वैसे उतार दिए। फिर सब क्लास में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको वैल्यू बाहर से मंगवानी है, यानी इनपुट करवानी है, तो ये करंट रीडिंग खाली इनपुट करानी थी, ये ले ली गई। फिर सुपर कीवर्ड से, ये आपको नया है इनहेरिटेंस का पार्ट, कि सुपर कीवर्ड से या फंक्शन से आपको बेस क्लास के सारे वेरिएबल भेज देने हैं, जो कि यहां से जंप करेंगे, और ये कंस्ट्रक्टर जो इसका बनाया है बेस क्लास का, ये कंस्ट्रक्टर यहां पे आकर सब स्टोर करा दिए जाए, ये नहीं है, ये इसमें सब स्टोर हो जाएंगे, लेकिन खैर हमें पूरा प्रोग्राम बनाना ही नहीं है। उसके बाद रेट जो है फिक्स दिया गया था, और अच्छा यहाँ पे जो इस क्लास का यानी सब क्लास का जो वेरिएबल था CR, उससे सी रीड को हमने वैल्यू प्रोवाइड करा दी, और ये फिक्स्ड वैल्यू बताई गई थी रेट वाली। कैलकुलेशन में सब कुछ फॉर्मूला बताया गया, तो आपको मालूम है करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस करोगे तो यूनिट निकल आएगा। फिर फॉर्मूला गिवन है छोटा सा, इतना छोटे कैलकुलेशन का प्रोग्राम आता है, तो ये आपका बिल निकल आया, फिर रिटर्न से बिल को रिटर्न कर दिया। अब ये यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या करना है कि ये फंक्शन आप कॉल कर लो, ये कैलकुलेशन वाला फंक्शन कॉल कर लो, क्योंकि ये डिस्प्ले बिल वाले में ही तो आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग कराते समय, वैसे हमारे पास इसको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में AMT दिया है ना, तो वो तो ग्लोबल वेरिएबल में आई चुकी है वैल्यू, तो AMT मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे रिटर्न कर दिया इन्होंने, तो ये जबरदस्ती का कर दिया है, अब हमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा में बढ़ाना पड़ेगा, तो डबल यहाँ पे बिल अमाउंट नाम का हम कोई एक वेरिएबल AMT नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये कैलकुलेशन फंक्शन कॉल कर लिया, कैलकुलेशन, ये फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये यहां जम करके यहां जाएगा, और ये सब कैलकुलेशन करके AMT वाली वैल्यू BAMT में स्टोर करा देगा। अब यहां प्रिंट कराते समय हम लोग BAMT कर देंगे, वैसे AMT भी सही प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया है रिटर्न टाइप से फंक्शन, इसलिए हमें कराना पड़ रहा है, तो BAMT कर देंगे, BAMT, और उसके बाद आपने ये सब बंद कर दिया। हो गया बच्चों? अब कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? हो गया? सबको समझ में आ गया कहां पे क्या किया गया, क्यों किया गया? यस सर। नए बच्चे पूछ नहीं रहे हैं? सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आ रही है। ये अरे यार देखो, किस फंक्शन में जो कहा गया उस फंक्शन में वो कोड लिखना है आपको। कैलकुलेशन में उन्होंने कहा कि बिल निकालो, तो बिल का फॉर्मूला लिखा है उन्होंने यूनिट इंटू रेट इंटू एम चार्ज, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। यस सर। अब आप समझो यूनिट तो इनपुट कराई नहीं, तो यूनिट इनपुट नहीं कराई, इसीलिए तो करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग दी है आपको, तो करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस करोगे तभी तो यूनिट निकलेगी। ये दिमाग आपको अपने आप लगाना है, इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। पता नहीं पता है? यस सर। तो ये यूनिट निकल आई और ये फॉर्मूला लग गया, यूनिट हो गई। और इसमें क्या तुमको समझना है, ग्लोबल वेरिएबल जो भेजे गए थे बेस क्लास के M, CH और P, वो सुपर कीवर्ड से ऊपर भेज दिए गए, और सब क्लास में आपका करंट रीडिंग खाली भेजी गई थी, वो इसको दे दी।
और रेट में कह दिया गया था 3.50 होना चाहिए। क्या समझा दें बताओ बेटा? मतलब यस सर, यस सर। पूरा क्वेश्चन कराए नहीं गया है, जितना पार्ट कहा गया सब क्लास बनाने के लिए उसमें जो जो था वो सब बना दिया गया, इसमें कौन सी चीज हम बता दें, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंटिंग करवा दी गई। बोलो बेटा कौन सी चीज बता दें? क्योंकि वो जो आदत पड़ी है आपकी कि पूरा प्रोग्राम चला के दिखाएं, तो पूरा प्रोग्राम ही नहीं तो चला के कैसे दिखाएं, इसलिए तो यहां लिखा, नहीं तो हम ब्लूजे पे लिख देते। कोई बात पूछनी है कि हाँ, जैसे आपको लगता है कि आप जैसे ये सुपर क्यों लिख दिया, तो मैं आपको डांटूंगा, फिर बताऊंगा कि बहुत सारे इनहेरिटेंस प्रोग्राम जितने भी कराए सब में सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड लिखा जाता है। और बाकी यहाँ कैलकुलेशन में अगर बेस क्लास के वेरिएबल का नाम और सब क्लास के वेरिएबल का नाम सेम मैच हो जाए, तो आप यहाँ पर बेस क्लास के वेरिएबल को सुपर डॉट करके यूज करोगे, ये भी बताया गया था। और एक और चीज बताई गई थी कि अगर बेस क्लास के फंक्शन का नाम और सब क्लास के फंक्शन का नाम सेम मैच हो जाए, ठीक है ना, तो बेस क्लास के वेरिएबल फंक्शन को सब क्लास के फंक्शन में से कॉल करने के लिए भी सुपर लिखना पड़ता है। जैसे कि बेस क्लास के पास भी वर्ड डिस्प्ले होता और सब क्लास के पास भी वर्ड डिस्प्ले टाइप का वेरिएबल होता है, फंक्शन होता है, तो इसके डिस्प्ले के अंदर से बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करना पड़ता, तो यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ता। बहुत सारे पीछे के प्रोग्राम आपके प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं, उसमें ये सारी चीजें बताई गई, बस इतना ही फंडामेंटल होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जिसको नहीं पढ़ना है वो पेपर भी हो जाएगा तब भी कंफ्यूज ही बना रहेगा, और बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत ही छोटा था जो मैंने बता दिया इसमें। उसके बाद देखिए बच्चों, ये तो दो क्वेश्चन हो ही गए। अब लिंक लिस्ट का यहाँ पे ऐड नोड और डिलीट नोड, इसी का प्रोग्राम ज्यादातर आता है, और नहीं तो मैंने और जो शीट दी है उसमें कोई नोड को सर्च करना है। अगर ओवरऑल सारे प्रोग्राम देखोगे तो कहीं सारी नोड के नंबरों को सम कराया गया है, कहीं सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट कराया गया जो नोड्स में अलग अलग स्टोर है, कहीं ऑड नंबर को प्रिंट कराया गया है, कहीं उनका सम प्रिंट करा दिया गया, कहीं किसी नंबर को या नाम को सर्च कर लिया गया है। यही मिले जुले बिल्कुल लूपिंग के, जो बेस 10th क्लास की लूपिंग होती है उसके प्रोग्राम यहाँ पे यूजिंग लिंक लिस्ट करने होते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है ये आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बाकी यहां इसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं बनाने जा रहा हूं। यहां पे क्या करना है, ऐड अ नंबर एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कोई लिस्ट लिंक लिस्ट है उसके लास्ट में एक नंबर ऐड करना है, ये इसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे स्टार्ट नोड यानी लिंक लिस्ट की जो पहली नोड है उसका एड्रेस भेज दिया गया है और एक नंबर भेज दिया गया है, इस नंबर को लास्ट नोड में ऐड कर देना है। बस इतना प्रोग्राम आपको पार्ट बनाना है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है ना, सिर्फ ये ऐड नोड नाम का फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 या 12 जो भी है। क्वेश्चन 12 आपको यहां लिखना है void add node, और ये सारी चीजें अगर आप वहां पे एक बार जो मैंने क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं उनको देख लोगे, ये सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी, और देखना चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान है। नोड स्टार्ट और फिर int num, ये इतना गिवन है। अब आपको क्या करना होता है कि अगर लूप चलाना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट नोड में हमें ऐड करना, मैं यहाँ पे थोड़ा पिक्चर के थ्रू भी बता दूं या पहले, हाँ पिक्चर के थ्रू ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये हम क्या लिखने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि एज्यूम करो एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसके दो पार्ट हैं, एक डेटा पार्ट एक एड्रेस पार्ट है, ये लिंक लिस्ट बनी हुई है। मान लीजिए इसमें 3 नोड हैं और चौथी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे।
ठीक है, अब इसमें डेटा डाल दीजिए, नंबर है कुछ, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, कुछ ऐसे है, और यहाँ पे आपका इसका एड्रेस हो गया 100। अब इंटीजर नंबर है तो यहाँ 104 होगा और यहाँ 108 होगा आपका। इस तरीके से इसके इंडेक्स नंबर होंगे। तो इंटीजर वैल्यू 4 बाइट लेती है, तो 4 बाइट आगे का एड्रेस होगा, ये एज्यूम करना पड़ता है आपको। अब इस 104 को अगर हम इसके एड्रेस पार्ट में स्टोर कर दें तो ये हमारा दोनों नोड ऐड हो गए, इसको पूरे को नोड कहते हैं। और फिर ये 108 जो है यहां पर रख दें अगर, तो ये नोड इससे ऐड हो गई। अब हमें चौथी नोड, वैसे तो यहाँ पे नल होगा क्योंकि ये लास्ट नोड है, तो यहाँ पे नल होगा, ठीक है, लेकिन अब हमें लास्ट में एक और नोड ऐड करनी है, ये नोड ऐड करनी है। तो हमारे पास नोड नहीं है बच्चों, हमारे पास सिर्फ नम भेजा गया, यानी इस नोड में हम क्या वैल्यू डालेंगे वो नंबर भेज दिया गया, नोड नहीं है। तो इसका मतलब आपको नोड भी बनानी पड़ेगी। तो नोड बनाने का तरीका क्या था, जो क्लास का नाम होता है, जो ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन है, देखो क्लास का नाम क्या है, नोड है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो यहां पर होगा। ये जो 2 मतलब ये वाला पहला वाला जो पार्ट है इसको नंबर नाम से जाना जाएगा, नंबर। और ये जो जहां पर 104 स्टोर हुआ है इस वाली मेमोरी को नेक्स्ट नोड नाम से जाना जाएगा, नेक्स्ट नोड नाम से जाना जाएगा। और ये पूरी फुल नोड का एड्रेस, यानी ये 100 एड्रेस किसके पास है, ये आपका किसके पास है, स्टार्ट के पास है, स्टार्ट। ये यहाँ पर पूरी फुल नोड के जिसके अंदर नंबर भी है और नेक्स्ट नोड भी है, ये किसके पास है, स्टार्ट के पास है, ये स्टार्ट के पास है। तो ये पिक्चर है, कहानी है। अब हमें यहां पर नई नोड बनानी पड़ेगी। देखिए ये मैंने सब लिख दिया कि ये पूरी फुल नोड को स्टार्टिंग एड्रेस जो 100 है वो स्टार्ट के पास भेजा गया है। और एक नोड में एक एड्रेस डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। डेटा पार्ट में हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, नंबर वेरिएबल से जो उसमें गिवन है। और नेक्स्ट पार्ट किससे मैनेज करना है, नेक्स्ट नोड नाम से, उसमें जो वेरिएबल दिया है उससे मैनेज करना है। अब सबसे पहले हमारे पास एक नोड होनी चाहिए, तो क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, यही वाला तरीका था। तो क्लास का नाम क्या है, नोड है, तो नोड। और नई नोड आप जो भी बनाना चाहते हो टी नाम से मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो टी इज इक्वल टू न्यू और फिर नोड। और बस ये लाइन लिखने का मतलब है न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड, टू क्रिएट। सर हाँ सर हाँ सर इसमें कहते इस वाले क्वेश्चन में सर एल्गोरिदम ज्यादा सही रहती है कि प्रोग्रामिंग इसमें सही रहती है? एल्गोरिथम हमेशा बकवास रहती है, प्रोग्रामिंग ही सही रहती है। जब तुम्हें लगे कि प्रोग्राम कर ही नहीं पाओगे और क्वेश्चन भी हमें करना है और कोई क्वेश्चन आता नहीं, तो फिर एल्गोरिथम तब लिखी जाती है कि कुछ ना कुछ ऊट पटांग लिख दो मीनिंगफुल तरीके से, तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरे ओके नंबर सर। चाहिए, एक -1 भी नंबर ना कटे, तो आपको प्रोग्राम लिखना चाहिए। ओके सर। और आपके पास जो फाइल हमने प्रोवाइड की है जिसमें सारी प्रोग्रामिंग दी है, उसमें लॉजिक और उसका एल्गोरिथम दोनों लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। तो ठीक है, इस लाइन से ये टी नाम की एक बच्चों मेमोरी बना ली हमने, ये टी नाम की एक मेमोरी बना ली। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, तो ये मेमोरी बन गई। अब हम क्या करें, इस नोड में पहले तो ये जो नम की वैल्यू आई ये स्टोर करा दें। तो यहां पे हम टी के ये जो डेटा वाला पार्ट है इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, नंबर से, ध्यान रखना। तो यहां पे लिखेंगे टी के टी डॉट नंबर में स्टोर हो जाए नम वाली वैल्यू। तो अगर मान लीजिए यहां पे नम में 5 भेजा गया है, तो टी के नंबर वाले पार्ट में 5 यहां पर पहुंच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सीख लो, समझ लो। ये 5 आपका यहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अब लास्ट नोड क्योंकि के रूप में इसको ऐड करना है, तो लास्ट नोड में हमेशा नल होना चाहिए। तो और वैसे भी हर नोड में नल तो डाल ही देना चाहिए, तो टी डॉट, और दूसरा इस वाले पार्ट में नल डालना है, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट
नोड इज इक्वल टू, और यहां लिख देंगे नल स्मॉल में, तो क्या होगा, यहां पे नल पहुंच जाएगा, आखिरी नोड में नल होना चाहिए, पहुंच गया। उसके बाद अब ये नोड जोड़े कैसे इसके साथ में, तो इसके साथ ये जोड़ने के लिए आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो जो 100 से चलेगा, और मान लीजिए इसका एड्रेस आपका है 112, तो 108 तक चलेगा, और करना क्या है, खाली 112 वाला एड्रेस ये 108 के एड्रेस वाले पार्ट में डाल दो, हो गया। लेकिन हम यहां तक पहुंचे तो उसके लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे एक लूप चलाने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या मतलब, एक वेरिएबल टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए पी नाम से बना दिया, पी, और इसमें हम क्या कर दें, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस डाल दें, तो START स्टार्ट, तो स्टार्ट के पास क्या है 100 है। अभी मैं समझाऊंगा इसको, स्टार्ट के पास 100 है, तो पी के पास 100 पहुंच गया बच्चों। उसके बाद आप वाइल लूप लगाइए, वाइल, और यहां पर हमें यहां पर रुकना है, इसके आगे नहीं चले जाना, यहां पर रुकना है, जिससे कि हम ये 112 वाले एड्रेस को यहां पे डाल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे रुकने के लिए पी डॉट नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, एक बार वेरिएबल फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ यही है नेक्स्ट नोड, नोड पी डॉट नेक्स्ट नोड नॉट इक्वल टू नल। देखिए अगर पूरा खाली प्रिंट कराना होता तो हम यहां लिखते पी नॉट इक्वल टू नल, डायरेक्ट लिखते पी नॉट इक्वल टू नल। लेकिन अगर हमें लास्ट नोड पे रुकना है तो हमें पी डॉट नेक्स्ट नोड लिखना पड़ेगा। अब इसका भी मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि इसको हम चला के भी दिखा देंगे आप, क्योंकि हमने डेटा ले लिया है। तो हमें पहुंचना है लास्ट में, तो हम यहां पे लिख देंगे पी डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट नोड +1। ओके, मुझे क्या करना था, मुझे ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कोड लिख दिया है, इसको मैं छोटा बना दूं। पहले पी में आ जाए, हाँ ये है, जैसे कि लूप चलाने के लिए i++ करना पड़ता ना, वही वाला कोड यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और ये आपको याद तभी होगा जब वो मैंने जितने प्रोग्राम पढ़ाए हैं 3 4 5, वो सब आप एक बार देख डालें, क्योंकि फंडामेंटल भी उसमें बताया गया। पी में आ जाए पी डॉट नेक्स्ट नोड, पी में आ जाए पी डॉट नेक्स्ट नोड, हाँ ये ++ कुछ नहीं करना है, इतना ही लिखना था। ये हो गया, और उसके बाद इसको कर दीजिए बंद। अभी हमें कुछ अधूरापन लग रहा है, अभी देखो चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पे गड़बड़ है। अब जब लास्ट में हम लोग पहुंच गए होंगे तो हम यहां पे लिखेंगे लूप से बाहर निकल के पी डॉट नेक्स्ट। अभी बच्चों चिंता नहीं कीजिएगा, ये सब चला के मैं दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही पहले बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से बन जाए। पी डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू, और ये 112 किसके पास है, टी के पास है, तो ये लास्ट में लिंक जुड़ गया। और फिर इसके बाद हम इसको कर देंगे फंक्शन को क्लोज, बस इतना ही बनाना था। अब मैं इसको थोड़ा सा चला के आपको समझा के आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या है, ये नोड बनी हुई है, ये लिंक लिस्ट इतनी बनी है, ये 2 से लगाकर 6 तक की। और हमने पहले क्या किया, नोड टी इज इक्वल टू न्यू नोड, तो टी का इससे क्या है, एक नई मेमोरी क्रिएट हुई है, खाली नई मेमोरी क्रिएट हुई।
फिर हमने टी डॉट नंबर लिखा। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको कि खाली टी लिखोगे तो 112 मिलेगा, और टी डॉट नंबर लिखोगे तो यानी कि इस डेटा वाले पार्ट की बात हो रही है, और टी डॉट नेक्स्ट नोड लिखोगे इसका मतलब ये एड्रेस वाले पार्ट की बात हो रही है। ये वाली बात बहुत बार हमने रिपीट की है उसमें जब आपको डेटा पढ़ाया है तब। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टी डॉट नंबर इज इक्वल टू नम, यानी कि इस मेमोरी में वैल्यू डालनी है तो नम में हमने माना कि 5 है, 5 इसमें डालने के लिए आपको टी डॉट नंबर लिखना पड़ेगा। तो टी डॉट नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये दिखाया है, ये जैसे यहाँ पर स्टार्ट डॉट नंबर लिखना पड़ेगा, और इस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, टी के पास है, तो टी डॉट नंबर लिखना पड़ेगा। तो टी डॉट नंबर में नम आ जाए तो ये आपका 5 पहुंच गया। फिर इसके लास्ट, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो इसमें नल भी डालना है, तो टी डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नल, तो ये नल यहां पहुंच गया। तो ये काम खाली इतना अभी हुआ है। उसके बाद अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर आप क्या पा रहे हो कि हमें लूप चलाना है, तो ये 100 से हमें 108 तक पहुंचना है। तो 100 किसके पास है, स्टार्ट के पास। देखो स्टार्ट खाली लिखोगे तो 100 मिलेगा, और स्टार्ट डॉट नंबर लिखोगे तो 2 मिलेगा, और स्टार्ट डॉट नेक्स्ट नोड लिखोगे तो 104 मिलेगा। ये इसका तीनों का है मतलब। तो देखो हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारा प्रोग्राम चलता है। तो नोड पी चाहते तो पहले ऐसे लिखते नोड पी इज इक्वल टू न्यू नोड, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमें खाली नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए नोड पी इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। तो यानी स्टार्ट में जो भी है वो आपका पी में चला जाए। तो पी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसमें स्टार्ट अपनी वैल्यू देगा, तो स्टार्ट के पास क्या है, 100 है, तो ये 100 देगा। तो इसका मतलब अब ये मेमोरी जो स्टार्ट के पास थी अब ये पी के पास भी, यानी पी भी आपका यहां पहुंच गया, 100 के पास पी भी पहुंच गया। अब मैं यहां पे लूप चला रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए बाकी तो आप पी 100 के पास है, याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए पी डॉट नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड पी के नेक्स्ट नोड में क्या है, 104 है। पी क्योंकि 100 पे है ना, तो पी के नेक्स्ट नोड में क्या है, 104 है। तो 104 नॉट इक्वल टू नल, तो 104 एक नंबर है, वो नल के बराबर कैसे हो सकता है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो नीचे आएंगे और p इज इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट नोड कर देंगे। तो p के नेक्स्ट नोड में क्या है, p आपका 100 पे है, उसके नेक्स्ट नोड में क्या है, 104 है। तो बच्चों 104 इसके पास चला जाएगा, और आपका ये लूप ऊपर चला गया। अब p यहां से हटकर अब p आपका कहां पहुंच गया, 104 पे पहुंच गया, यानी ये p यहां पर है इस समय 104, क्योंकि p के पास पहले 100 था स्टार्ट वाला, अब p के पास 104 है। और अब यहां पे चेक होगा कि p डॉट नेक्स्ट नोड, तो p 104 पे है और उसके नेक्स्ट नोड पे क्या है, 108 है, तो यहां 108 आ जाएगा अपने आप। तो 108 नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन ट्रू, 108 नल के बराबर नहीं है। तो फिर नीचे आए और p में क्या स्टोर कर दे, p डॉट नेक्स्ट नोड, तो p 104 पे है, उसके नेक्स्ट नोड में क्या है, 108 है, तो 108 p में चला है, और 104 जो था वो रिप्लेस हो गया। फिर लूप ऊपर गया, अब आप इस समय p यहां से हट गया है, अब p आपका यहां पे है, और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, p डॉट नेक्स्ट नोड। तो p के नेक्स्ट नोड में बच्चों क्या दिखाई पड़ रहा है, बोल दीजिए जिसे लगे कि साथ में है। सर 108। नहीं भैया, p में हाँ 108 पहुंच चुका है। अब हमने यहां लिखा है p डॉट 112 नो, अरे इस नोड की बात हो रही है, p1, 6 6 ये नेक्स्ट नोड लिखा है, नंबर थोड़ी लिखा है, p डॉट नंबर थोड़ी लिखा है जो 6 बोल रहे हो आप लोग, p डॉट नेक्स्ट नोड लिखा है, उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, दो, नल। हाँ दो पार्ट होते थे, p डॉट नंबर लिखोगे तो 6 मिलेगा, और p डॉट नेक्स्ट नोड लिखोगे तो इसमें तो नल स्टोर है, या आखिरी नोड में हमेशा नल ही होता है। ये बात याद आई नहीं आई अभी, यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे p है कहां पे, 108 पे है, और उसके नेक्स्ट नोड में क्या है, नल है, तो यहाँ नल आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि नल नॉट इक्वल टू नल, तो नल के बराबर होता है, और ये कह रहा है बराबर नहीं हो तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या हुई बच्चों, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हो गई, क्योंकि नल तो नल फॉल्स। के बराबर होता है, तो फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आपका P यहां पे रुका रह गया, P आगे नहीं जा पाया, P यहीं पे रुका है 108 पर। अब देखो अब यहां पे क्या लिख रहे हैं, P डॉट नेक्स्ट नोड, तो P डॉट नेक्स्ट नोड में इक्वल साइन क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। P डॉट नेक्स्ट नोड में आ जाए क्या, T, और T के पास क्या है 112। 108 हाँ, अगर खाली T लिखोगे तो 112 मिलेगा, और T डॉट नंबर लिखोगे तो 5 मिलेगा, T डॉट नेक्स्ट नोड लिखोगे तो नल मिलेगा। तो हमारा T इसमें P डॉट नेक्स्ट नोड में है, जब P कहाँ है 108 पे, इसके नेक्स्ट नोड में क्या, ये वाली जगह में क्या आ जाए 112 आ जाए, क्योंकि T के पास 112 है। तो यहां से ये नल हट जाएगा, अब यहाँ पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी 112 आ जाएगी, 12। और ये आपका लिंक इससे बन गया और प्रोग्राम खत्म। तो ये तो था लास्ट में नोड को ऐड करना। अब ऐसे कह दिया जाता है कि ये जो नोड हमने भेजी थी, मतलब ये नम जो भेजा था, तो पहली नोड बन जाए ये। तो आप ये मतलब ये कहा जा रहा है कि ये लिस्ट दी गई तो ये वाली नोड स्टार्टिंग में जुड़ जाए। तो इसका मतलब क्या होता कि टी के नेक्स्ट नोड में हम स्टार्ट लिख देते, यानी कि ये बस हल्का सा लिखे दे रहे हैं, टी डॉट नेक्स्ट नोड, थोड़ा सा एज्यूम करके देखो तो समझ में आ जाएगा, टी डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट के पास क्या था बच्चों, स्टार्ट के पास क्या था 100 100 था, 100। तो 100 किसको दे दे, टी के नेक्स्ट नोड में, और टी के नेक्स्ट नोड में नल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर यहाँ 100 आ गया इसका मतलब ये नोड उठकर यहाँ आ गई, इस जगह पर आ गई, और 100 वाला डेटा इसके यहाँ पर पहुंच गया। तो ये स्टार्टिंग में नोड जोड़ने का बस यही तरीका है, और बाकी आपको फॉर्मेलिटी सारी करनी पड़ेगी। क्या क्या फॉर्मेलिटी थी कि हमारे पास नई नोड बनानी पड़ेगी ना हमें, जैसे यहां बनाई थी ऐसे टी नाम की नई नोड बनानी पड़ेगी, नम वाली वैल्यू उसमें डालनी भी पड़ेगी, नल भी डालना पड़ेगा। उसके बाद ये टी डॉट नेक्स्ट नोड इक्वल टू स्टार्ट लिख दो, काम खत्म। तो ये पहली नोड ऐड करने का तरीका हो गया। तो अभी की क्लास में बच्चों इतना ही बताया जा सकता है, बाकी आप समझदार हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बच्चे चले आते हैं यहाँ पर ये कहकर कि सर रिकर्जन के आउटपुट नहीं आ रहे हैं। मेरे भाई एक बार देखो, क्योंकि जब मैंने ही पढ़ाया तो मैं एक्स्ट्रा में अलग से क्या पढ़ा दूंगा। आप एक बार देखो और आप कहो मैं देख के आया हूं, कसम खाता हूं मैं देख के आया हूं और अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है, तब 100% मेरी जिम्मेदारी, मैं 1 घंटा नहीं 10 घंटा बैठ कर अकेले अकेले बैठकर आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि आपने या तो देखा नहीं है, और या तो आपके मतलब शुरुआत से मान लीजिए रिकर्जन किसी टॉपिक ही उसने नहीं पढ़ा, वो आउटपुट सॉल्व कर रहा है। बच्चे सोचिए, अच्छा रिकर्जन का आपने टॉपिक तक नहीं पढ़ा है ढंग से और आप उसके आउटपुट सॉल्व कर रहे हो, तो आउटपुट तो एक डिफरेंट लेवल हो गया ना। तो आउटपुट तो तभी आएगा जब रिकर्जन का फंडामेंटल आता होगा। तो फंडामेंटल जानने के लिए 2-3 वीडियो तो देखनी पड़ेंगी ना, स्टार्टिंग की टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तब आउटपुट देखिए, तब आउटपुट आपको समझ में आएगा। ये है जरूरी चीज है। तो है सब कुछ, जैसे आज ऑफलाइन क्लास हुई थी, तो अगर आप चाहें तो आज ये आपका कोर्स मतलब ये पेपर पूरा हो जा रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लास में आकर, ऑनलाइन में तो हम कराते रहेंगे, सुबह और शाम दोनों करा सकते हैं, लेकिन हम बस रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। अब कल सुबह हम तभी कराएंगे जब आपकी तरफ से ग्रुप में मैसेज आएगा कि सर हमें कुछ चीजें पूछनी है। तो इंतजार किस चीज का कि हम शाम को क्लास करेंगे तब पूछेंगे, सुबह ही पूछ लो आप लोग, तो कितना अच्छा रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर अब देखिए, ये तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं। जैसे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री कहा गया, तो पोस्ट ऑर्डर में हमने क्या बताया था कि आप बस यहां पर प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, इन का मतलब बीच में, तो बस ये लाइन आप ऐसे खींच लो, ये डॉट ऐसे बना लो पोस्ट ऑर्डर के लिए। तरीका याद है ये वाला? यस सर। ये खींच लिया, और चलना आपको बच्चों यहीं से है, चलना आपको यहीं से। तो अब ये आपको खाली डॉट मैच करना है। तो ये देखो पहला डॉट मिला, ये दूसरा डॉट ज्वाइन हो गया, तो तीसरा ज्वाइन हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बस हो गया। अब आपको क्या पोस्ट ऑर्डर लिखना है, तो पहले देखो क्या मिला, बी, बी कॉमा, फिर क्या मिला, डी, फिर जी, फिर जी के बाद क्या मिला, एच,
H के बाद F E C और A, तो बस हो गया पोस्ट ऑर्डर। अब जरा देखो, लिस्ट द इंटरनल नोड, मैंने 2 क्वेश्चन यहां डाल दिया, आएगा एक ही। लिस्ट द इंटरनल नोड, मैं इंटरनल नोड की बात कर रहा हूं। तो इंटरनल नोड का मतलब क्या था कि लीफ छोड़ दो और रूट छोड़ दो, बाकी बीच के जितने हैं वो सब इंटरनल नोड हो गए। ऐसे कुछ बताया था ना, याद है बच्चों या नहीं, या कुछ और बताया था? अभी करंट में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि रूट को छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता है? यस सर, छोड़ा जाता है। तो रूट छोड़ दो और लीफ छोड़ दो। लीफ में देखो, मैं लीफ का मतलब जिसके नीचे और कोई नोड नहीं है, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, तो ये लीफ है। तो अब बचा क्या? बचा आपका इंटरनल नोड में C E F, बस ये इंटरनल नोड हो गई C E F। अब ये आगे पीछे हो जाए इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हम प्रिंटिंग थोड़ी करा रहे हैं। उसके बाद कहा गया और लीव्स ऑफ राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री कहा गया। तो इसके लिए बच्चों आप याद रखो कि जो ये पहले यूज कर लीजिएगा कि आप ऐसे खींच लो ये लाइन, ये जो रूट नोड होती है ये खींच लो, ये लेफ्ट है और ये इधर वाला राइट है। अब ये क्या कह रहा है? लीव्स ऑफ राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री की लीफ कौन कौन सी हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? DGH। D G और H, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, DGH है, बस हो गया। उसके बाद कहा गया राइट डाउन द सिबलिंग पेयर ऑफ राइट सब ट्री, राइट ट्री का ही सिबलिंग्स पूछ दिए गए। तो सिबलिंग का मतलब जिसके पेरेंट एक हो, तो राइट सब ट्री क्या है? ये इधर वाला पार्ट है, यानी इधर वाले से आपको मतलब नहीं है। तो अब इसमें सिबलिंग कौन से दिखाई पड़ रहे हैं आपको जिसके पेरेंट एक हो? D और GH। DE और GH, बहुत सुंदर, GH। तो ये भैया एक ही वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ये आपके सिबलिंग्स हो गए, पेपर आपका ओवर हो गया। अब यहां पे मैंने ये जो गेस क्वेश्चन शीट दी गई है, इसको अगर आप किसी बच्चे ने मतलब इग्नोर नहीं होने दिया और इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं सारी चीजें, जहां अगर आपके पास नहीं है तो हमसे मांगिए, और आपने अगर कर लिया तो ये गेस क्वेश्चन शीट से बाहर अब कुछ बचा ही नहीं जो कुछ चला जाए। सब कुछ गेस पेपर से जो मेन चीजें बताई हैं और गेस क्वेश्चन शीट, इसी पूरा फुल पेपर आना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो भैया देखो मैंने लिख दिया एग्जाम 2023 ऑल द बेस्ट, डोंट फियर बिकॉज आई एम हेयर। जब मतलब राम जी सर, ईश्वर भी उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करने का रास्ता चुनते हैं। ये लाइन मैंने जानबूझ के डाली कि जब आप खुद पास होना चाहोगे और 90 अब चाहोगे और 100 आउट ऑफ 100 चाहोगे, तो 100% आपको कोई रोक नहीं सकता, और आपका और हमारा साथ आपको 100 में 100 ही दिलाएगा। और अब कमाल हो सकता है जिसकी प्रोग्रामिंग बहुत खराब है उसके लिए तो थोड़ा सा डर लगता है कि हाँ, उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन बताया कि बस ये रटे रटाए पार्ट को याद कर लो, या मुझसे एक बार फिर से मिल ले वो, और मैं उसको जो है फिर से ज्ञान दे दूंगा कि क्या क्या करना चाहिए, जो भी 2-3 दिन बचे हैं। और जिसकी प्रोग्रामिंग ओवरऑल ठीक है तो थ्योरी में तो कुछ है ही नहीं, 100 में 100 तो उसका बिल्कुल पक्का है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। अब कल मॉर्निंग में अगर किसी को कोई क्लास करनी है तो आप हमें रिमाइंड कराओगे तो मैं मॉर्निंग में दे दूंगा, और उसमें जितने भी बच्चे आएंगे, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे करें, जिनको जरूरत है वो करें, और सारे करें क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको दोबारा रिपीट करने को मौका मिल ही जाएगा, है ना। और बाकी इवनिंग में 7 बजे क्लास में लेता रहूंगा, और किसी को अगर ऑफलाइन में आना है तो 5 बजे आकर, लेकिन हमें पहले रिमाइंड करा देगा तब आएगा। ठीक है बच्चों, ओके सर।